सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग की सीरीज चल रही है पेपर 1 की, वेयर वी आर डीलिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पैरेलली। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड का ये जो टॉपिक है स्टेप्स इन रिसर्च, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग आज बिल्कुल तुरंत स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को और देखेंगे कि आज हम लोग क्या नया लर्न करने वाले हैं। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम लोग कंटेंट ना पहले पढ़ के क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, इसका एक एम है मेरा, वो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा एम ये है आपको दिखाना कि जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे डायरेक्ट सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हम लोग जो भी स्टेप्स अभी पढ़ने वाले हैं उसको हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ठीक है मैम, इसमें कौन सी बड़ी बात है और ये कौन सी नई बात है, हम लोग तो कई सारी चीजें लर्न करते हैं। नाउ द कैच ओवर हियर इज, इसकी आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च की सीक्वेंसिंग तो आती ही है, लेकिन आपकी जो सीक्वेंसेस होते हैं उसकी जो वर्डिंग्स होती है वो हर क्वेश्चन में चेंज करके दी जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका बदल जाएगा, बट आपको वर्डिंग्स में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट एंड अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब जब हम लोग चलेंगे अपने कंटेंट की तरफ तो आप लोग को ध्यान देना है, एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी चीजें लर्न रखनी है एंड कौन सी चीजें मुझे छोड़ देनी है। तो चलो, आपसे सबसे पहला पॉइंट पूछा है सिलेक्शन ऑफ अ सेटिंग, देन operationalization of variables, then administration of the experiment, selection of the experiment design, then analysis of the analysis and interpretation of the results। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। अभी जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे इसको पढ़ना, एंड तक ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप्स इन रिसर्च। नंबर 1 हमारा जो नंबर 1 टॉपिक है, नंबर 1 हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। उसको रिसर्च की भाषा में बोलें तो इसको हम लोग कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। ध्यान देना बेटा, हम लोग किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं वो बन जाता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन। भाई हम लोग ने स्टार्टिंग में जब बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखा तो हम लोग ने देखा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, देन हम लोग एथनोग्राफिक, फिनोमेनोलॉजिकल, एक्शन रिसर्च, केस स्टडीज एंड सो मेनी। सबका एम होगा किसी ना किसी चीज की शोध करना, उसको ढूंढना, पहचानना और फिर उसकी हाइपोथेसिस बना के उसको टेस्ट करना और फिर लोगों के सामने अपना फाइनल रिजल्ट लेके आना। तो आप किसी भी अगर चीज पे रिसर्च करने बैठ रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं किस चीज पे रिसर्च कर रहा हूं, एंड आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जिस चीज पे मैं रिसर्च कर रहा हूं उस पे रिसर्च ज्यादा लोगों ने नहीं की है, या फिर जिस टॉपिक पे आई एम गोइंग टू पुट इन माय रिसर्च वो मेरे टॉपिक होना क्या चाहिए। हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि एक्सरसाइज का हमारे वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, मेरा सबसे पहला ऑप्शन बन जाता है विच इज नोन एज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है रिव्यूइंग लिटरेचर। अब इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे ये मत समझ लेना कि किसी भी रिसर्च को करनी, जो हम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा उसके बाद हम लोग को लिटरेचर की पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर का मतलब आप जो भी टॉपिक उठा रहे हो कि वेट लॉस का हमारी एक्सरसाइज का वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप रिव्यू करने की पहले कोशिश करोगे कि कितने लोगों ने इस पे रिसर्च की है, और अगर रिसर्च की है तो उनकी रिसर्च भी आप पढ़ने की कोशिश करोगे कि वही टॉपिक तो नहीं उन लोगों ने उठाया है जिस पे मैं करने वाला हूं, और अगर ऐसा है कि उसने भी वही रिसर्च की हुई है तो मैं थोड़ा दूसरा टॉपिक उठाने की कोशिश करूंगा। भाई हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को कुछ टॉपिक्स दिए जाते थे कि इस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से पूछते थे कि तुम किस पे करोगे, तुम किस पे करोगे, ताकि मेरा जो टॉपिक हो वो बिल्कुल अलग हो। तो ये सेम वही चीज है कि आप जब रिसर्च करने बैठ रहे हो, सेम उसी रिसर्च पे अगर आप रिसर्च करोगे जो ऑलरेडी निकल चुकी है एंड लोगों को पता है, तो आपकी रिसर्च तो भाई बेकार हो जाएगी, एंड अगर आप वो बेकार हो जाएगी तो कोई उसको देखेगा नहीं।
तो रिव्यूइंग लिटरेचर का मतलब यही होता है कि आप जो टॉपिक जिस पे रिसर्च करना चाहते हो, अपना पूरा दिमाग लगा के ढूंढना चाहते हो, उस पर रिपोर्ट राइटिंग करना चाहते हो, आप लिटरेचर पढ़ोगे और देखोगे कि लोगों ने कौन कौन सी टाइप की रिसर्च की है और कौन कौन से मेथड्स यूज किए हैं, ताकि मैं दूसरे मेथड्स यूज करूं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। अब मैंने देख लिया कि भाई की है लोगों ने, काफी लोगों ने रिसर्च की, एक्सरसाइज का हमारे वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप क्या करोगे, अपनी जो क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस है, उसको बनाओगे। आपका हाइपोथेसिस रिसर्च में एक टाइप का टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। आप सब लोग को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि टेंटेटिव क्या है। आप लोग नेट का एग्जाम देके आते हो तो आपकी फाइनल आंसर की निकलने से पहले टेंटेटिव आंसर की निकलती है, विच मे और मे नॉट बी फुल्ली करेक्ट। टेंटेटिव निकलती है, आप लोग अपने आंसर्स मैच करते हो, फिर आप लोग क्वेश्चंस चैलेंज करते हो। तो टेंटेटिव एक ऐसी चीज होती है जो अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है एंड उसमें थोड़े से चेंजेस किए जा सकते हैं एंड तब जाके आपकी फाइनल चीज निकलती है। तो भाई आपकी जैसे ही पता लग गया कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करने वाली हूं, उस पे आप रिव्यू करोगे लिटरेचर का, अपने टॉपिक को बिल्कुल अलग करोगे एंड अपने टॉपिक का एक अलग से हाइपोथेसिस बनाओगे कि इतनी एक्सरसाइज करने का ये इफेक्ट पड़ता है हमारे वेट लॉस पे। उसके बाद आप टेस्टिफाई, ऑब्जर्वेशन एंड चीजों को एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 आ जाता है हमारा चूजिंग द स्टडी डिजाइन, या फिर स्टडी की जगह आप रिसर्च भी लिख सकते हो। हाइपोथेसिस आपकी जब तय हो जाती है कि मैं एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज करने पे वेट लॉस पे इफेक्ट आता है, तो आप अपनी रिसर्च का डिजाइन बनाते हो कि अब इस चीज को मैं किस किस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाली हूं या करने वाला हूं। इस चीज को कहते हैं रिसर्च डिजाइन। जो डिजाइन होती है ना बेटा, आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, स्टेप्स में होनी चाहिए एंड वो वैलिड होनी चाहिए, ताकि आप जो उससे रिजल्ट निकाले, जो फाइनल रिजल्ट हो, वो वैलिड हो। ठीक है। देन आप ये चीज सेट करने के बाद कि मैं इस तरीके से इस डेटा को कलेक्ट करने वाली हूं, आपका अगला स्टेप हो जाता है डेटा को कलेक्ट करना, कि आप उन एक्सरसाइजेस वाले बंदों को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे जो एक्सरसाइज करते हैं एंड वो वेट लॉस की जर्नी में है। उसके बाद जो डेटा आपका कलेक्ट होगा, पॉइंट नंबर 6 में आप उस डेटा को एक जगह स्टोर करके एनालाइज करोगे कि अच्छा, इस पर्सन ने एक दिन में इतनी एक्सरसाइज की तो इसका इतना वेट लूज हुआ, दूसरे पर्सन ने इतनी एक्सरसाइज की, इसका इतना वेट लूज हुआ। मतलब आप जब डेटा कलेक्ट कर चुके हो तो उसको अकेले बैठ के भैया आप एनालाइज करोगे। उसके बाद आपका अगला स्टेप आएगा उसी डेटा को जो आपने बैठ के एनालाइज किया है इंटरप्रेट करना, क्योंकि भाई रिसर्च जो आपने बनाई है वो अपने लिए तो बनाई नहीं, आप इसकी पूरी रिपोर्ट राइटिंग करना चाहोगे। तो उस कलेक्टेड एंड एनालाइज डेटा को एक अच्छी तरीके से आप इंटरप्रेट करोगे अपने रिसर्च के पन्नों में एंड इसी के साथ आपका आखिरी स्टेप हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग। भाई पन्नों में लिखना है तो लिखने का एक प्रॉपर स्टाइल होगा। रिसर्च को लिखने के काफी सारे फॉर्मेट होते हैं जो हम लोग एपीए, एमएलए एंड व्हाट नॉट पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में एक तरीका हम लोग फॉलो करते हैं जहां पे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो एंड देन जो एपीए, एमएलए है वो आपका साइटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा हमारा जस्ट, अब हम लोग बिल्कुल डीप में जाके पढ़ेंगे और कीवर्ड्स जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग के क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब ध्यान देना मेरी इस बात को कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये पढ़ चुके होंगे एंड वो रिवाइज कर रहे होंगे, उनके लिए बिल्कुल ठीक। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जरूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है। नहीं समझ में आएगा तो आई विल अगेन मेक अ वीडियो एंड मेक यू अंडरस्टैंड। इस चीज में कोई परेशानी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोग का जो सबसे पहला स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी बोल सकते हो या फिर आप इसको रिसर्च का क्वेश्चन सेट करना भी कह सकते हो। ये आपके 2 चीजें हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज आस्किंग अ क्वेश्चन और आइडेंटिफाइंग द नीड। आपकी क्या नीड है भाई, मैं जानना चाहती हूं कि एक्सरसाइज का वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, ये मेरी नीड है जो मैं जानना चाहती हूँ। दैट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ये आपकी क्यूरियोसिटी से ही उत्पन्न होती है, विच बिकम्स नेसेसरी और प्राइविटल टू फाइंड अ आंसर। एक बच्चे को जब बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई चंद्रमा आपका
गोल क्यों है, रात को काला क्यों हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये उसकी जिज्ञासा एंड क्यूरियोसिटी के जरिए ये क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका आंसर उसके पेरेंट्स को करना पड़ता है। यहीं पे आपकी सेम रिसर्च होती है कि रिसर्चर्स होते ही हैं जो किसी चीज के बारे में शोध करते हैं अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से और जानना चाहते हैं। द रिसर्च क्वेश्चन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। हमारी जो रिसर्च क्वेश्चन होती है ना बेटा, यही तय करती है कि आगे के हमारे स्टेप्स एंड प्रोसेसेस कैसे चलने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग आएंगे, जो कि हम लोग ने देखा था कि एक बार आपने तय कर लिया कि ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, मैं इस पे रिसर्च करने वाली हूं या वाला हूं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ऐसा क्यों किया जाता है, इस पे क्वेश्चन आया है आपका। द मेन पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर गिव्स एन आइडिया about the variables which have been found to be conceptually and practically important and unimportant in the related field। आप जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे आप सपोज कोई वीडियो बनाना चाहते हो या फिर आप आज कोई नई रेसिपी बनाना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च नहीं करते हो कि चलो किसी ने बनाया हो तो मैं एक बार देख लूं, मैं अपना इनोवेशन तो उसमें डालूंगी ही, लेकिन एक बार देख लूं कि क्या प्रोसीजर रहते हैं, किस तरीके से क्या क्या वो सब्जी बनाई जाती है। तो सेम उसी तरीके से आपका रिव्यू इन लिटरेचर है कि आप जिस टॉपिक को करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जान लेते हैं कि लोगों ने कौन से तरीके यूज किए हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, thus the review of literature helps in discovering and selecting variables relevant for the given study। हम सब लोग ने देख लिया है कि वेरिएबल क्या होता है, कितने टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हेल्प करता है हम लोग को रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर कि मुझे यहाँ पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन कौन से आ सकते हैं, किसको मुझे कंट्रोल करना है, किसको मुझे मैनिपुलेट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे बेटा। आपका तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम लोग को पता चल गया है, एक हमारा टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। The hypothesis may be defined as a tentative statement showing a relationship between variables under study। आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में जो हमारा कनेक्शन है उसको ये ढूंढने में मदद करता है। एंड हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, जैसे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी एक्सरसाइज का हमारे वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये बन गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बन गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम लोग कर चुके हैं। When the researcher has identified the problem and reviewed the relevant literature, he formulates a hypothesis. From a careful examination of relevant theory and previous findings, the psychologist would be able to state one or more propositions whose validity could be tested. It helps in setting up relationships among variables of research। इतना ज्ञान आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई भी आपका कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपने रिसर्च क्वेश्चन को ढूंढ लिया, रिव्यू कर लिया अपना लिटरेचर, उसके बाद आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हो जो आगे जाके विच मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, ये आपका आगे जाके शोध करने के बाद ही पता लगता है। इसीलिए इसका नाम टेंटेटिव है, क्योंकि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 4 है आपका चूजिंग द रिसर्च डिजाइन। अब आपने जब अपनी हाइपोथेसिस बना ली कि मैं इस पे अपनी रिसर्च करने वाली हूं, तो आपको अपनी एक प्रॉपर डिजाइन बनानी होगी कि इस तरीके से मैं इसको रिसर्च करूंगी या फाइंड करूंगी। रिसर्च डिजाइन इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट अ रिसर्च। आपका यहाँ पे देखो कीवर्ड लिखा हुआ है कि आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है एक कॉन्सेप्चुअल, आपका सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि मेरा पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, your research design should clearly define who or what your research will focus on and how you'll go about choosing your participants or the subjects। अगर मैं एक्सरसाइज का इफेक्ट देख रही हूँ वेट लॉस के ऊपर, तो आप बताइए आप अपनी रिसर्च में क्या उन लोगों को डालेंगे जो बहुत ही मोटे से होते हैं या फिर बहुत जंक फूड खाते हैं, उनका तो एक्सरसाइजिंग से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो ये आपको अपनी रिसर्च में मेंशन करना पड़ेगा कि आपको अपनी रिसर्च के लिए सिस्टमैटिकली
कहाँ कहाँ से लोग लाने पड़ेंगे, पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो आप किस तरीके से सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। रिसर्च डिजाइन विल लुक आफ्टर द पॉपुलेशन और सैम्पलिंग टू बी डन। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान से समझना, एज आई टोल्ड यू कि रिसर्च डिजाइन के ही अंदर बेटा आप ये चूज करते हो कि आप जिन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रिसर्च करने वाले हो वो कहाँ से आएंगे एंड कहाँ से आने के बाद कैसे आएंगे एंड उनको आप कैसे सिलेक्ट करोगे ताकि आपका एक वैलिड रिजल्ट निकले। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी क्लास कल होगी, इसके बाद आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, जो कि बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च में। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। जब हम लोग ने फ्रेमवर्क बना लिया कि ऐसे ऐसे मैं डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ, पार्टिसिपेंट से ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, ऑब्जर्वेशन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, उसके बाद आप कलेक्शन अपनी स्टार्ट कर दोगे कि उनको ऑब्जर्व करना आप स्टार्ट कर दोगे। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। कलेक्शन ऑफ डेटा शुड फॉलो प्री डिटरमाइंड मेथोडिकल एंड मेजरेबल वेज इन ऑर्डर टू रिसीव फेयर रिजल्ट्स। ध्यान देना, आप अगर एक रिसर्च कर रहे हो एंड जिन पार्टिसिपेंट्स पे आप रिसर्च कर रहे हो, आपका जो तरीका होना चाहिए वो एक सेट तरीका होना चाहिए। नहीं कि आपने एक इंसान को अलग तरीके से ऑब्जर्व किया, दूसरे इंसान के साथ आपने अपने बायसेस लगा दिए, तीसरे इंसान के साथ आपने कुछ और अपना ओपिनियन लगा दिया, तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो फेयर रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपका जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना बेटा, वो हर इंसान के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप पे चलेंगे। कलेक्शन हमारा डेटा हो गया, उसके बाद मैं उसी डेटा को बैठ के एनालाइज करूंगी या करूंगा, ओके। डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट, कंडेंस एंड रीकैप द इवैल्यूएट डेटा। जाहिर सी बात है कि मैंने जब डेटा को अपने कलेक्ट कर लिया है तो अब मैं क्या करूंगी, उसको बैठ के एनालाइज करूंगी, रीकैप करूंगी, देखूंगी कि इसमें से मेरी क्या इवैल्यूएशन निकल रही है, ताकि मैं क्या कर सकूं, अगले स्टेप पे अपने उसी डेटा को इंटरप्रेट कर सकूं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाइवर्स एनालिटिकल मेथड्स टू रिव्यू एंड ऑब्जर्व द डेटा एंड अराइव एट रेलेवेंट कंक्लूजन। भाई मुझे अब अपने कंक्लूजन पे पहुंचना है, मैंने कलेक्ट भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, अब मुझे उस डेटा का मतलब निकाल के इस दुनिया को दिखाना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू मेक सेंस ऑफ द डेटा एंड सी व्हाट लाइट दे थ्रो ऑन द प्रॉब्लम एंड अ हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। आपकी इंटरप्रेटिंग ऑफ द डेटा का मतलब ये होता है कि आपने जो स्टडी की है उसके बारे में लोगों को बताना, तो आप कंक्लूड करते हो अपनी रिसर्च को, ठीक है। The interpretation of the data helps researchers to categorize, manipulate, summarize and information in order to answer critical questions. अब आपकी जो hypothesis आपने पॉइंट नंबर 3 पे बनाई थी वो धीरे धीरे आपकी ट्रू या फॉल्स में बदलने लगेगी कि हाँ भाई हमारी एक्सरसाइज का वेट लॉस पे बहुत गहरा असर पड़ता है, ठीक है। लास्ट स्टेप पे चलेंगे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसको आप लिखना, जॉट डाउन करना शुरू करोगे। जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत से आपने रिसर्च की है तो क्या वो सिर्फ जानने के लिए की थी? नहीं, आप दुनिया को बताना चाहोगे अपनी ये थ्योरी। हम लोग आज की डेट में इतनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं तो किसी ने कभी ना कभी रिसर्च की होगी, लिख के गए हैं, तभी तो जाके हम लोग का सिलेबस बना है। सेम उसी तरीके से आप जब रिसर्चर बन जाओगे, कोई रिसर्च करोगे, तो उसके बाद लास्ट स्टेप में करोगे रिपोर्ट राइटिंग। अ रिपोर्ट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ writing written concisely and clearly and typically organized around identifying and examining issues, events or findings from a research investigation। बहुत ही इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं, साफ सीधी बात यह है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करते हो। अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग को बचपन में एसे, लेटर जब हम लोग लिखते थे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखा करते थे। हम लोग को उसका फॉर्मेट लिखाया जाता था कि फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है, इनफॉर्मल लेटर लिखने का हमारा तरीका अलग होता है। सेम उसी तरीके से आपकी रिपोर्ट राइटिंग का, रिसर्च को लिखना किस तरीके से है, उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट इज अ रिलायबल सोर्स टू रिकाउंट डिटेल्स अबाउट द कंडक्टेड रिसर्च, ठीक है। उस रिसर्च को पढ़ के लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये रिसर्च की गई है और ये सच है या गलत है, ठीक है। यहीं पे हम लोग का टॉपिक खत्म होता है। सिर्फ और सिर्फ 8 ये पॉइंट्स आपको लर्न रखने थे एंड यहां से हम लोग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग को देखना है और बताना है ये क्वेश्चन।
तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपसे बोलता है कि सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग। अब आप कहेंगे कि मैम सेटिंग वेटिंग तो हम लोग ने पढ़ा नहीं, यही चीज आई टोल्ड यू कि आपके जितने आपने स्टेप्स पढ़े होंगे ये लोग अपनी वर्डिंग को चेंज कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आई विल टेल यू, उसके बाद आप लोग अपना दिमाग लगाना। सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग एक तरीके से आपका हुआ कि आप सिलेक्ट करते हो कि आपको किस चीज पे रिसर्च करनी है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम या फिर आपका रिसर्च क्वेश्चन। तो क्या हम लोग का ये पहला पॉइंट था? जी हाँ बिल्कुल। तो हमारा ए जो है वो सबसे पहला पॉइंट बन जाता है। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि ए हमारा पहला पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। भाई हमारे 2 ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्या सिलेक्ट करने के बाद कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी, मेरा अगला स्टेप क्या होता था। यहां पे हम लोग को अगला स्टेप वेरिएबल्स ढूंढना तो नहीं था, तो बी को छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगी, देखूंगी सी। उसके बाद सी को हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट का तो कई आगे जाके आएगा, तो ये भी नहीं होगा। डी पॉइंट को देखेंगे सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये आपका हो सकता है जहां पे आप डिजाइन कैसी आपकी रहेगी वो आप लोग तय करते हो। तो ए के बाद आपका डी का ऑप्शन आ जाता है, जिसके साथ मुझे मेरा आंसर मिल गया है, लेकिन हम लोग पूरे स्टेप्स देखेंगे। डी के बाद यहाँ पे बी लिखा हुआ है कि आपने एक बार अपनी डिजाइन को तय कर लिया, अब आप उसके वेरिएबल्स को जज करोगे कि उसमें मैं कौन कौन से वेरिएबल्स को लेने वाला हूं। तो ये आपका ए डी बी हो जाता है। उसके बाद सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और लास्ट में आप क्या करोगे, एनालिसिस और इंटरप्रेट करके अपना फाइनल रिजल्ट दे दोगे। किसी भी बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया हो, आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा एंड आप अपने वर्डिंग्स को इनके साथ मैच करने की कोशिश करिएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रही है कि आपको ये दिखाया जाए कि आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के आ रहे हैं। भाई इजी क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए लेके आती तो आप कॉन्फिडेंट फील करते और आप कहते वाह यार आज तो मैंने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा, और उसको पढ़ के आप आगे बढ़ जाते। लेकिन मेरे बच्चों को ये जानना जरूरी है कि क्या नेट एग्जैक्टली वही चीजें पूछ रही हैं जो आप किताबों में पढ़ रहे हो या इंटरनेट पे पढ़ रहे हो। बिल्कुल ही अलग चीजें पूछ रही हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से होता क्या है कि मेरी क्लास में बच्चे बड़े कम आते हैं या फिर वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये क्या कठिन कठिन हम लोग पढ़ रहे हैं। आजकल का सिनेरियो थोड़ा ऐसा है कि बच्चे इजी चीजें पढ़ना चाहते हैं एंड उन टीचरों से पढ़ना चाहते हैं जो बड़े आसान आसान चीजें पढ़ाते हैं, उनको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा गलत होगा बच्चों के साथ करना। क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं वो करने चाहिए, क्वेश्चंस इस लेवल के आ रहे हैं एंड ये बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव of exploring the existing literature should be to identify which of the following issues। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है लिटरेचर रिव्यू करने का, जो हम लोग का सेकेंड वाला स्टेप था। पॉइंट नंबर ए, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट दिस एरिया। क्या आप लिटरेचर रिव्यू जब करते हो तो क्या ये जानने की कोशिश करते हो कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या लोगों ने रिसर्च की है। जी हाँ बिल्कुल, ए तो आपका होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आर रेलिवेंट टू दिस एरिया। बिल्कुल सही, आप ये भी जानने की कोशिश करते हो कि जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च करने वाली हूँ या वाला हूँ उस पे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं या कौन सी थ्योरी लगाई गई है, तो ये होगा ए एंड बी होगा। तो मुझे जहां जहां ए एंड बी दिखाई देंगे मैं उसको कहूंगी कि हाँ ये होंगे। तो बी सी डी एक ऐसा है जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी नहीं है, बाकी आप तीनों पॉइंट में देख सकते हैं कि ए और बी है, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, हाउ टू गेट फंडिंग फॉर द रिसर्च। अरे हम लोग ने ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि आप रिसर्च, आपके लिटरेचर रिव्यू क्या आप इसलिए करते हो कि आप ये जान पाओ कि यार पैसे कितने लगेंगे इस रिसर्च को करने में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ हम लोग सी पॉइंट हर उस जगह से काट देंगे जहां पे हम लोग को सी दिखाई देगा, और आगे बढ़ने से पहले ही मुझे मेरा आंसर मिल गया है। देखो भाई ये तरीका आप लोग अपनाया करो एंड आपके आंसर बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हमारा आंसर बन गया है पॉइंट नंबर 3, ए बी डी एंड ई। एंड ई कह रहा है आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एरिया। बिल्कुल सही, आपने ये जानने की कोशिश की कि ऑलरेडी इस टॉपिक पे किस किस लोगों ने रिसर्च कर ली है। उसके बाद आपने जानने की कोशिश की पॉइंट नंबर बी में कि कौन कौन सी थ्योरीज उन्होंने अपनाई है। पॉइंट नंबर डी से आपने जानने की कोशिश की कि क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं आपकी इस एरिया में, या मैं उस चीज को अवॉइड करूं। एंड देन हाँ
दैट्स इट। ओके, ए बी डी एंड ई, डी हमारा रह गया। आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, और यहाँ पे कोई लोग इनकंसिस्टेंट तो नहीं रहे हैं कि किसी ने आपकी रिसर्च की और उसको छोड़ के भाग गए हो क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आई रिमेंबर यूट्यूब पे देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम एंड आस्क्ड मी कि मैम मुझे अपना रिसर्च का क्या टॉपिक लेना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो टॉपिक चूज करो वो कठिन ना हो इतना, एंड देन वो इतना कॉमन भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है रिसर्च का अपना टॉपिक या रिसर्च जो क्वेश्चन होता है उसको ढूंढने में, क्योंकि ये आपके ऊपर होता है, लेकिन आपको अगेन बहुत वाइजली उसको चूज करना पड़ता है। आप लोग जब नेट पास कर जाएंगे तो आप लोग इस दौर से जरूर गुजरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। द एक्सरसाइज ऑफ रिव्यूइंग द रेलेवेंट लिटरेचर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, रिव्यू लिटरेचर वाले पॉइंट से कई क्वेश्चंस आए हैं। आप जो आप रिव्यू करते हो लिटरेचर को, वो इनमें से किस चीज से रिलेटेड होता है? फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आप रिसर्च प्रॉब्लम आपकी क्या है ये आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो रिव्यू लिटरेचर करने के बाद। आप सैंपल फॉर दैट स्टडी ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, आप एनालाइज करने की कोशिश करते हो क्वांटिटेटिव डेटा को, या फिर जनरलाइज करने की कोशिश करते हो अपनी फाइंडिंग को। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हिंट आपको दी हुई है, और बताओ कि इसमें क्या आपका आंसर रहेगा। बताओ भाई, कमेंट करो एंड देन वी विल सी द आंसर। थोड़ा आप लोग भी कोशिश करिए। रिसर्च जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा सा आपका टेक्निकल होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट आई होप कि आप लोग को हेल्प जरूर से मिलती होगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसका आंसर देखेंगे कि आपने जो रिव्यू किया लिटरेचर का वो हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग जाने कि हम लोग का जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च हाइपोथेसिस, हम लोग इसके बाद क्या करें, बना पाए। ठीक है, ठीक है, इसको रिसर्च प्रॉब्लम को देख के परेशान ना होना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके नेट वाले क्वेश्चंस को वर्डिंग बदल बदल के देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 4, Which of the following sequences correctly represents steps of research using a quantitative paradigm? Quantitative का मतलब ही when I say quantitative, आप सब लोग को याद आ जाना चाहिए कि हम लोग ने quantitative and qualitative टाइप की चीज कोई ऐसी पढ़ी है। तो अगर मैं अरे भैया लिख जाओ एक सेकेंड। क्वांटिटेटिव की जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव हम लोग की साइंटिफिक रिसर्च थी। ठीक है, आपकी क्वालिटेटिव की हम लोग जब भी बात करते हैं तो ये आपकी थोड़ी सी ओपिनियन एंड बाइसेस बेस्ड वाली आपकी रिसर्च थी। तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं ये सारे कीवर्ड्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव पैराडाइज्म में आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्यों होंगे, क्या होंगे। तो अब इसको देख के परेशान नहीं आपको हो जाना है कि यार क्वांटिटेटिव अलग है क्वालिटेटिव अलग है। बस दिमाग लगाना कि क्वांटिटेटिव में आपका क्या स्टेप होगा। स्टेप सबके एक ही जैसे होंगे, वर्डिंग आपको अलग दिखेगी। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, क्या आप नंबर 1 में हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो? ऐसा तो हम लोग ने नहीं पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन हाइपोथेसिस फ्रेमिंग। हम लोग को ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, जहां पे आप इस्टेब्लिश करते हो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, देन जनरलाइजेशन करते हो और कंक्लूजन करते हो अपने रिजल्ट का। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये भी सही लग रहा है। फिर सैंपल सिलेक्शन, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन एंड फील्ड वर्क, ये सही है, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर ये सेकंड वाला लग रहा है, क्योंकि पहले रिसर्च प्रॉब्लम आती है, देन हम लोग का हाइपोथेसिस फ्रेमिंग होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये हम लोगों को ज़्यादा सही लग रहा है। फिर भी हम लोग फोर्थ वाला पॉइंट देखेंगे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ये भी सही है। आप देख पा रहे हो पहले पहले पॉइंट सबके क्या है, इस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। पहले पहले स्टेप 3 ऑप्शंस के सही हैं। तो कैसे जज कर पाओगे कि आपका कौन सा पॉइंट सही होगा? आगे के पॉइंट्स को देख के। यहाँ पे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के तुरंत बाद आपसे बोल दिया है सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज। भाई सर्वे आप डायरेक्टली करना शुरू कर दोगे, हाइपोथेसिस फ्रेम ही नहीं करोगे। इसी से पता लग जाता है कि ये वाला ऑप्शन मेरा ज्यादा सही बैठ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको अपने आंसर्स निकालने हैं एग्जाम में। ठीक है,
Identify the qualitative research designs from the list given below. Again I am telling you कि qualitative और quantitative इसमें देख के परेशान मत होना, बस दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। आपके qualitative research जो होगी उसमें आप एक्सप्लोर करोगे कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ थ्योरी। अब ये पॉइंट देखने के तुरंत बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई क्वांटिटेटिव वाले में तो हम लोग ने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव हमारा साइंटिफिक रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव हम लोग ने कौन कौन से टाइप पढ़े थे, फिनोमिनोलॉजी पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है, एथनोग्राफी पढ़ा था, केस स्टडी पढ़ा था, एक्शन रिसर्च पढ़ा था। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग ने एथनोग्राफिक रिसर्च में पढ़ा था कि ये टाइप की जो हमारी रिसर्च होती है ना वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं होती है, वहां पे जो पार्टिसिपेंट होता है खुद उन ट्राइबल पीपल या एथनिक पीपल के पास जाके उनका पार्ट बन जाता है और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ थ्योरी। अगर आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप उन कॉमन एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करोगे, तो ये पॉइंट आपका सही है। देन सेकेंड पॉइंट, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग, ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट। इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ऑब्जर्व करना एंड मेजर करना किस आपके रिसर्च के टाइप हैं, ये आपकी साइंटिफिक रिसर्च के टाइप हैं। एंड साइंटिफिक रिसर्च हमारी कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव। तो ये अपने आप ही मेरा ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स की इंटरलिंकिंग करना, ठीक है। ये देख लो, साइंटिफिक रिसर्च इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या हिंट मिली हुई है, क्वालिटेटिव हम लोग को ढूंढनी है, जो ओपिनियंस बेस्ड होती है, बायस्ड बेस्ड होती है, एंड आप उन लोगों के साथ जाके ही पार्टिसिपेट करके कलेक्ट करते हो। पॉइंट नंबर 2 मेरा जैसे ही कट जाएगा, जहां जहां मुझे पॉइंट नंबर 2 दिखाई देगा मैं उस ऑप्शन को कट कर दूंगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे, एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल। भाई एथनोग्राफिक में तो ये चीज होती है, तो 1 एंड 3 तो हमारे पक्के हो गए, इन दोनों में ही 1 एंड 3 है। अब डिसाइडिंग हमारा 4th और 5th से बनेगा। पॉइंट नंबर 4, एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द पीपल। एथनोग्राफिक रिसर्च में हम लोग ने देखा था कि आप उनकी कहानियां, आप उनकी बातें, उनके थॉट्स, वो जो भी बताते हैं उनको आप गेन करते हो एंड देन अपनी थ्योरी बनाते हो। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं, एक्सटेंडिंग जनरलाइजेशंस फ्रॉम सैंपल टू पॉपुलेशन। ये नहीं होगा, एंड इसी के साथ मुझे पॉइंट नंबर 1 मेरा आंसर मिल जाता है, ठीक है। क्लियर सारे बच्चों को, ये तरीका है आप लोग का आंसर फाइंड करने का, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आपसे पूछा है हाइपोथेसिस क्या है, सैंपल क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च टूल क्या है। अगर आप लोगों को याद है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आपके 2 लिस्ट वाले या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को बच्चे, नॉर्मल बच्चे इस तरफ से करना शुरू करते हैं कि हाइपोथेसिस को उठाएंगे और इसमें से 4-5 बार ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर वो सैंपल को उठाएंगे, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसको ढूंढते हैं, एंड इसी की वजह से वो कम से कम इस क्वेश्चन को 16 बार पढ़ लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, एंड आपको इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है, एंड आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। देखो पॉइंट नंबर 1 को हम लोग पढ़ेंगे, टेक्निक्स यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। आपकी वो जो टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, वो इन चारों में से क्या होता है, क्या वो हाइपोथेसिस होता है, क्या वो सैंपल होता है, क्या वो रिसर्च डिजाइन होता है, या फिर आपका रिसर्च टूल होता है। सपोज मैं एग्जाम सेंटर में हूं और मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे कीवर्ड नहीं मिल रहा है, नहीं याद आ रहा है, मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। बहुत ही एकदम आपको प्रैक्टिकल तरीके से आई एम टेलिंग यू कि मैं अगर एक स्टूडेंट होती और मुझे नहीं आता तो मैं क्या करती। पॉइंट नंबर 2 को हम देखेंगे, डिवाइसेस फॉर अराइविंग एट कंक्लूजन्स। वो कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए आप कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे अभी तक कोई कीवर्ड मेरा नहीं मिला। आई विल गो ऑन टू माई 3rd पॉइंट, a tentative statement indicating potential solution for the problem of the study। बस इसके बारे में तो मैंने पढ़ा था अपने कीवर्ड्स में, एंड मुझे पता है कि हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। नाउ आगे बढ़े बिना आई विल स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू माई ऑप्शंस एंड आई विल सी कि ए का तीसरा पॉइंट कहाँ है। सर्च करो, यहां नहीं है, यहां नहीं है,
यहाँ नहीं है, ए का तीसरा पॉइंट मुझे पॉइंट नंबर 4 में दिख गया है। अभी भी मुझे पक्का नहीं है कि ये मेरा आंसर है या नहीं, मैं बी का 4 देखने की कोशिश करूंगी या फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। A subset drawn from a defined set, आपका बोला गया है कि एक छोटा सा सबसेट डिफाइंड फ्रॉम द योर बड़ा सेट। याद करो हम लोग ने इस बारे में बात भी की है अपनी कई सारी रिसर्च में कि अगर आपकी मम्मी सब्जी बना रही है, ठीक है, गोभी की सब्जी उन्होंने बनाई है एंड उनको चेक करना है कि आपकी पूरी सब्जी में नमक मिर्चा बराबर है या नहीं, तो वो उस पूरी गोभी की पॉपुलेशन से भाई एक एक गोभी तो नहीं उठा के देखेंगी, उसमें से मात्र एक टुकड़ा, एक सबसेट उसका उठा के देखेंगी और खा के देखेंगी कि हाँ यार सब कुछ बराबर है नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं सैंपल कलेक्ट करना, ठीक है। कल से हम लोग की सैंपल की क्लास होगी, हम लोग करेंगे और समझ जाएंगे। तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, मुझे मेरा आंसर मिल गया बी का 4। अब मैं उसी ऑप्शन पे जाऊंगी कि क्या बी का 4 है, ए का 3 और बी का 4 मुझे मिल गया, ठीक है। अब यही मुझे पता चल गया मेरा आंसर है। मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च टूल क्या है, मुझे इसका एक्सपर्ट नहीं बनना है, मुझे आंसर ढूंढना है एंड मुझे मेरा आंसर मिल गया है। आप एग्जाम में भी इसी टेक्निक को इस्तेमाल करोगे और देखोगे जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उसके जरिए आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी निकल आएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलेंगे अपने 7वें क्वेश्चन की टुवर्ड्स। What is the usual sequence of steps in the scientific method? साइंटिफिक से जैसे ही यहाँ पे आएगा तो याद करना कि क्वांटिटेटिव हमारी ये रिसर्च होती है। आप अपनी साइंटिफिक रिसर्च में सबसे पहले हाइपोथेसिस मेकिंग करते हो बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। आपको नीड फील होती है फॉर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, and then data analysis and interpretation या collection of data using appropriate research tools। ये क्वेश्चन आपको करना है। आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। I will wait for a minute, इसको पढ़ो एंड आंसर करो and then only we will move forward। It is very important कि आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन करते चलो। बताइए भाई, आप सबसे पहले हाइपोथेसिस ही बना दोगे या फिर आपकी नीड पहले आपको आएगी किसी चीज को करने की, आप फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे। आप लोग जज करो और बताओ कि क्या आपका ऑप्शन होगा। आई होप आप सबने आंसर कर लिया होगा। चलते हैं और अपना आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। आपका है पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड में आता है हम लोग का बी। सबसे पहले आपको नीड फील होती है, आप क्यूरियोसिटी के जरिए आपको बड़ी जानने की जिज्ञासा होती है, नीड फील होती है और फिर आपकी प्रॉब्लम अपने आप डेवलप हो जाती है कि यार ये कैसे होता है, मुझे ये जानना है। द मोमेंट दिस क्यूरियोसिटी कम्स इनटू योर माइंड, अ प्रॉब्लम क्रिएट्स एंड देन उस प्रॉब्लम को, उस डिफिकल्टी को आप आइडेंटिफाई करते हो और अपना स्टेटमेंट बना लेते हो। स्टेटमेंट बनाने के बाद आप तुरंत हाइपोथेसिस बनाते हो और हाइपोथेसिस के बाद आप रिसर्च डिजाइन के चलते अपने वेरिएबल्स डिसाइड करते हो एंड देन उसके बाद आप डेटा एनालिसिस करते हो, इंटरप्रेट करते हो और लास्ट में आप क्या करते हो, उसको कलेक्ट करके आप पहले कलेक्शन करते हो, उसके बाद आप अपना डेटा एनालाइज और इंटरप्रेट करते हो। तो ये आपका आंसर बन गया। आई होप सभी बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे। अगेन आपसे रिसर्च सीक्वेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैराडिग्म ऑफ रिसर्च फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड बाय द रिसर्चर। आपकी अब पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रिसर्चर ये वाले स्टेप्स को फॉलो करता है। आपका कौन सा वो रिसर्चर होता है जो पहले ही थ्योरी बना लेता है, उसके बाद जनरेशन करता है आपके हाइपोथेसिस की, फिर डेटा कलेक्ट करता है, डेटा एनालाइज करता है, हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है और फिर रिवाइज करता है थ्योरी को। ध्यान देना, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि पहले हम लोग की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हम लोग उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम लोग उसकी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, फिर हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग उसके बाद डेटा को क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में आपकी बनती है
थ्योरी। तो ये जो आपकी हम लोग ने सीखी, इस चीज को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव टेक्निक, जहां पे आप स्पेसिफिक से एक थ्योरी की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग की रिसर्च बनी हुई है, वहां पे पहले ही किसी बंदे ने थ्योरी बना ली है एंड लास्ट में जाके उस थ्योरी को फिर से रिवाइज कर रहा है। तो इसका आंसर है आपका डिडक्टिव अप्रोच। ये आप लोग को याद रखना है कि इंडक्टिव हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है, आपका डिडक्टिव जो होता है पहले ही थ्योरी बना लेता है एंड फिर वो स्पेसिफिक की तरफ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। क्या हम लोग ने ऐसा कोई रेड कलर से कीवर्ड पढ़ा था ऊपर की नहीं? द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसके तहत आपकी रिसर्च कंडक्ट की जाती है, क्या हम लोग उसको साइनॉप्सिस ऑफ रिसर्च कहते हैं, क्या हम लोग उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं, क्या हम लोग उसको रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको रिसर्च पैराडिज्म बोलते हैं? आप लोग जज करो और बताओ। चारों ही एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम लोग ने एग्जैक्टली पढ़ा है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम लोग ने किसके अंडर पढ़ा था। ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए नेट ने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि चारों एक जैसे पॉइंट आपको लगेंगे। तो बताओ भाई आप लोग को क्या लगता है इसके अकॉर्डिंग, और आंसर करो इस क्वेश्चन का। ओके, साइनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस या रिसर्च पैराडिज्म? आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च डिजाइन के अंदर आता है। हम लोग ने रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा था, ये बाकी चीजें तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब कोई ऐसे क्वेश्चंस बेटा होंगे आपके एक रिसर्च से, टीचिंग से, हर टॉपिक से जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका बन जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला आपका क्वेश्चन है। उस टाइम फ्रेम को जिसके अंदर, जिस समय के तहत आप किसी भी चीज को रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, उसको क्या कहते हो? आप रेफरेंस पीरियड बोलते हो, उसको एज बोलते हो, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हो, या रेट्रोस्पेक्टिव टाइम बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है रेफरेंस पीरियड। आपको इसको सोचने या ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतनी सी चीजें याद रखना और इस पे ज्यादा रिसर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है, नई चीज जानने को मिली, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब रोज की चीजें अब आप लोग को पता चल गई हैं। लेकिन रोज कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना करो, जरूर से लाइक किया करो, कमेंट किया करो। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिलीजियसली हर दिन अपने कमेंट छोड़ के जाते हैं, एंड उन सब के लिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आप लोग भी भाई थोड़ा सा अपने कमेंट्स किया करो, क्योंकि व्यूज हो जाते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, तो आई सी कि यहाँ पे बच्चे कंजूसी कर रहे हैं। जैसा भी आपको फील होता है जरूर से आप लोग कमेंट करके बताया करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, एंड वहां पे जाके भाई आप लोग पोल करो और बताओ कि जो आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो। हमारी आगे की वीडियोस इसी का कंटिन्यूएशन रहेगी, तो जरूर से उसको अटेंड करिएगा, एंड डू लेट मी नो योर सजेशंस एंड योर फीडबैक। सो बाय एंड टेक केयर।